हे गाइस, रजनीश कुमार दिस साइड फ्रॉम पेप कोडिंग। एंड आज की वीडियो के अंदर हम मर्ज के सॉर्टेड लिंक लिस्ट को सॉल्व करेंगे यूजिंग प्रायोरिटी क्यू। इससे पहले मैंने इसी क्वेश्चन को डिवाइड एंड कॉन्कर टेक्निक से भी सॉल्व किया था। उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वो वीडियो देख लेना। बिकॉज उसके अंदर जो कॉम्प्लेक्सिटी हमने अचीव करी थी, मतलब उसके अंदर मैंने इंट्यूशन की बात करी थी कि इस क्वेश्चन को अगर हम किसी डिफरेंट तरीके से करते, मतलब किस तरीके से अप्रोच करते, इसको अप्रोच करने का तरीका क्या होना चाहिए था, फिर उससे कितनी कॉम्प्लेक्सिटी बनती। एंड देन फिर उसको हम एन के लॉग के कॉम्प्लेक्सिटी के अंदर लेकर गए थे। एंड फाइनली अब मैं इसको प्रायोरिटी क्यू से सॉल्व कर रहा हूँ। सेम कॉम्प्लेक्सिटी है इसकी भी, एन के लॉग के, बट ये थोड़ा सा इजी मेथड हो जाएगा बिकॉज इसके अंदर आपको लाइन ऑफ कोड, मतलब जो जितने आपको लाइन लिखने पड़ेंगे कोड करने के लिए, बहुत कम है कंपेरेटिवली जो हमने प्रीवियस तरीके से सॉल्व किया था। तो आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं एक बार। सबसे पहले वही सेम क्वेश्चन आपको आपको के सॉर्टेड लिंक लिस्ट मिलने वाली है। जैसे कि यहाँ पे 3 सॉर्टेड लिंक लिस्ट मिली हुई है। आपको इन 3 सॉर्टेड लिंक लिस्ट को इसी तरीके से, यानी इन 3 सॉर्टेड लिंक लिस्ट में सेम नोड्स का इस्तेमाल करके आपको एक सॉर्टेड लिंक लिस्ट बनानी है। इन्हीं नोड्स का इस्तेमाल करना है। और इसके अंदर कंस्ट्रेंट्स क्या क्या थे? इसके कंस्ट्रेंट्स थे कि आपके पास जो के है, मतलब जो एरे का साइज है वो 10⁵5 तक हो सकता है, और साइज ऑफ अ लिंक लिस्ट 1000 तक हो सकता है। मतलब इसमें एन स्क्वायर का तरीका कभी पास नहीं हो सकता। ठीक है, तो इसके लिए मैंने टेस्ट केस पहले से ही नोट डाउन कर रखा है। ये टेस्ट केस है, ये मेरे पास के साइज है, और ये मेरे पास एन लेंथ की, ऑन एन एवरेज एन लेंथ की लिंक लिस्ट पड़ी है। अब इसको मुझे मर्ज करना है इस तरीके से कि ये जो एक सॉर्टेड लिंक लिस्ट मुझे मिल जाए यहाँ पर। तो हम किस तरीके से करेंगे? मैं यहाँ पे प्रायोरिटी क्यू का इस्तेमाल करने वाला हूँ। तो प्रायोरिटी क्यू के अंदर ना एक प्रॉब्लम होती है। प्रॉब्लम ये है कि प्रायोरिटी क्यू, जो जावा की प्रायोरिटी क्यू होती है, वो बाय डिफॉल्ट मिन प्रायोरिटी क्यू होती है। अब जो बाय डिफॉल्ट मिन प्रायोरिटी क्यू होती है वो क्या करती है, सबसे मिनिमम एलिमेंट्स को टॉप पे रखती है। बट यहाँ पे तो है नोड। नोड के अंदर कितने टाइप की वैल्यूज है? नोड के अंदर 2 टाइप की वैल्यूज है, एक है वैल्यू, एक है नेक्स्ट। अब प्रायोरिटी क्यू को ये कैसे पता चलेगा कि किसके बेसिस पे मुझे वैल्यू को टॉप पे रखना है? ये तो वो जानता ही नहीं है। तो जब उसे ये वाली बात नहीं पता कि किसके बेसिस पे वैल्यू को टॉप पे रखा जाए, तो वो कंपैरिजन नहीं कर पाएगा। वो ये नहीं बता पाएगा कि कौन सा एलिमेंट छोटा है, कौन सा एलिमेंट बड़ा है। बिकॉज अगर आप किसी प्रायोरिटी क्यू के अंदर नोड डाल रहे हो, तो आप बेसिकली उसका एड्रेस डाल रहे हो, और वो तो उसको एड्रेस की तरह ट्रीट करना स्टार्ट कर देगा। और वो आपसे बोलेगा कि भाई मुझे कंपैरिजन का तरीका तो बताओ, आपने मुझे एक एड्रेस दे दिया, मैं इन दो एड्रेसेस को कंपेयर कैसे करूं? मुझे दो डिफरेंट, मतलब वो आपको दो ऑब्जेक्ट मिले, वो कह रहा है कि दो ऑब्जेक्ट तो दे दिए, ये दोनों ऑब्जेक्ट आइडेंटिकल है, ये भी मैं मानता हूँ, पर मुझे कोई बताओ तो कि किस तरीके से कंपेयर करा जाए इन्हें। तो मुझे प्रायोरिटी क्यू को इन्फॉर्म करना पड़ेगा। जावा के अंदर इन्फॉर्म करने के कई तरीके होते हैं, जैसे कि कंपेयर, एक होता है कंपेरेटर, कंपेरेबल। पर मैं यहाँ पे यूज़ करने वाला हूँ लैम्डा फंक्शन। लैम्डा फंक्शन क्यों यूज़ कर रहा हूँ? क्योंकि थोड़ा सा ईजी होता है लिखना, और बिना किसी दिक्कत, बिना किसी फंक्शन के हम उसको ईजिली राइट कर सकते हैं। ठीक है, तो एक बार हम यहाँ पे पहले प्रायोरिटी क्यू बना लेते हैं। देखो, सबसे पहले क्या करना होगा, अगर आप प्रायोरिटी क्यू, मेन प्रायोरिटी क्यू आप बनाना चाहते हो, तो फर्स्ट एक प्रायोरिटी क्यू डिक्लेयर करते हैं। अब इस प्रायोरिटी क्यू के अंदर हम एक्चुअली में क्या इंसर्ट करने वाले हैं? लिस्ट नोड। ओके, तो ये मैंने प्रायोरिटी क्यू लिस्ट नोड की बनाई, जिसका नाम है पी क्यू इक्वल टू न्यू प्रायोरिटी क्यू। अभी तक मैंने इसको कंपेयर करने का तरीका नहीं दिया, तो ये जो प्रायोरिटी क्यू बनाई है ये मैंने बना दी, एक सिंपल सी प्रायोरिटी क्यू बना दी, जिसको मैंने कंपेयर करने का तरीका अभी तक नहीं दिया। तो एक्चुअल में करेंगे क्या, मैं इस प्रायोरिटी क्यू के अंदर ना ये स्टार्टिंग में नोट्स डाल देता हूँ, जैसे कि एक ये, फिर एक ये। इसको किसी दूसरे कलर से देखते हैं, जैसे ये डाल दिया, ये और ये तीनों नोट्स मैंने प्रायोरिटी क्यू में डाल दिए। 10, 0, -1, ये मेरा प्रायोरिटी क्यू है। ओके, अब देखो प्रायोरिटी क्यू से होगा क्या। प्रायोरिटी क्यू में से इन सब में से जो सबसे छोटा एलिमेंट होगा, ऑन द बेसिस ऑफ वैल्यू, वैल्यू के बेसिस पे जो भी सबसे छोटा एलिमेंट होगा वो बाहर निकलता है। तो मैंने यहाँ पे एक डमी नोड रख रखा है। अगेन वही डमी नोड वाला कॉन्सेप्ट, -1, और ये उसका प्रीवियस है। अब क्या कर रहे हैं, यहाँ से मैंने -1 को निकाला, और -1 को इस इधर अटैच करा, प्रीवियस के नेक्स्ट में इस वाले नोड को अटैच करेंगे, एंड प्रीवियस को प्रीवियस के नेक्स्ट पे। बट क्योंकि -1 वाला नोड आज भी 0 को पॉइंट कर रहा है, मैंने तो एक्चुअल में एड्रेस डाला था ना यहाँ पर, तो ये तो यहाँ पे रेफरेंस, मतलब उसका एड्रेस आता है, रेफरेंस तो होता नहीं जावा के अंदर, तो उसका एड्रेस गया। अब एड्रेस के अंदर से मैंने वैल्यू के बेसिस पे इसको कंपेयर करा, तो जब प्रायोरिटी क्यू में से नोड निकलेगा, तो एक्चुअल में ये डमी नोड -1 को पॉइंट करना स्टार्ट कर देगा,
तो -1 यहाँ पर, -1 क्या हो रहा है इस वक्त, -1 के अंदर यहाँ पे इस स्टेट के अंदर चेंजेस होने लग जाएंगे। तो अगर हम इसको एग्जैक्टली देखें तो ये हो ऐसे रहा होगा, जैसे अगर मैं इसको एग्जैक्टली देखूं तो उस समय ये हुआ है कि यहाँ पर आपका डमी नोड है, डमी नोड ने -1 को पॉइंट करना स्टार्ट कर दिया। ओके, बट हम यहाँ पे वो जो पिक्चर हम यहाँ पे नहीं देख रहे हैं, हम पिक्चर यहाँ पे देख रहे हैं कि ऐसा मान के चलेंगे कि -1 यहाँ से निकला और वो यहाँ पर आ गया। फिर इसको दोबारा एक बार और ट्राई रन करेंगे, जिसके अंदर मैं आपको बताऊंगा कि डमी नोड इस तरफ जब पॉइंटिंग चल रही होती है तो किस तरीके से चल रही होगी। अभी के लिए एक सिंपल ट्राई रन यहाँ पे कर लेते हैं ताकि हमें आइडिया लग जाए। तो देखो -1 निकला, अब -1 अपना नेक्स्ट नोड यहाँ पे डाल देगा, यानी कि 0। ये इसने 0 को यहाँ पे इंसर्ट करा, तो ये जो नोड है ये करंट पॉइंटर यहाँ जाए। अब इनमें से सबसे छोटा नोड मान लेते हैं 0 निकला, तो प्रीवियस भी आगे था, प्रीवियस क्या मेंटेन कर रहे हैं, टेल को मेंटेन कर रहा है। तो 0 के नेक्स्ट में -1 के नेक्स्ट में जाके 0 को अटैच करा और इस 0 नोड का नेक्स्ट नोड हमने डाल दिया। इस बात का ध्यान देना पड़ेगा हमें यहाँ पर कि जो नल वाला पॉइंटर है ये हम प्रायोरिटी में नहीं डालेंगे, ठीक है, इसको चेक करना पड़ेगा। अभी 0 निकला तो इसने अपना नेक्स्ट एलिमेंट, यानी जो भी इसका नेक्स्ट एलिमेंट था 0, इसे उसने भी इंसर्ट कर दिया। तो इस वक्त वो तीनों एलिमेंट जो प्रायोरिटी में प्रेजेंट है यहाँ पे पॉइंट हो रहे हैं। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, इनमें से फिर छोटा कोई एलिमेंट निकालते हैं। लेट्स से मैंने फिर से 0 निकाला, तो जैसे ही मैं 0 निकालता हूँ ये 0 निकला एंड 0 प्रीवियस के नेक्स्ट में जाके अटैच हो जाएगा और ये 0 क्या करेगा, अपने नेक्स्ट एलिमेंट को यहाँ पे इंसर्ट कर देगा और ये पॉइंटर आगे की ओर चला जाएगा। ये पॉइंटर मैनेज का है, ये प्रायोरिटी क्यू के अंदर मैनेज है। जो भी 0 निकल रहा है उसका एक्चुअल में एड्रेस निकल रहा होता है। तो यहाँ पर 0 निकला, अब इधर आया 0, तो इस तरफ इनमें सबसे छोटा एलिमेंट कौन है, दोबारा से 0 निकलता है। तो कोई भी एलिमेंट निकल सकता है दोनों में से, दोबारा से 0 निकला, प्रीवियस के नेक्स्ट पे हमने 0 को असाइन करा और ये 0 अपने नेक्स्ट एलिमेंट यानी कि 1 को डाल देगा और यहाँ से आगे चला गया। अब इनमें सबसे छोटा एलिमेंट है 0, तो ये 0 निकलता है, प्रीवियस के नेक्स्ट में आके 0 अटैच होता है और प्रीवियस इस तरफ की ओर है। अब आगे ये जो 0 था ये भी आगे चला जाएगा 2 के पास और इसके अंदर अब 2 डल जाता है। अब इनमें सबसे छोटा एलिमेंट कौन है, 1, तो 1 यहाँ से निकला, 1 यहाँ पे जाके अटैच होगा और जो प्रीवियस है वो अपने नेक्स्ट पे चला जाएगा और 1 भी अपने नेक्स्ट पे यानी कि 11 पे चला जाता है। अब इनमें सबसे छोटा एलिमेंट है 2, तो यहाँ से 2 बाहर निकलता है और जो 2 वाला एलिमेंट है वो प्रीवियस के नेक्स्ट पे आके अटैच होता है और जो प्रीवियस है वो अपने नेक्स्ट पे चला जाएगा और यहाँ पे वैल्यू डल जाएगी अब 12। अब इन सब में सबसे छोटा एलिमेंट है मेरे पास 10, तो अब यहाँ से 10 बाहर निकला और इसके इधर 10 जाके अटैच हुआ, प्रीवियस के नेक्स्ट में 10 को अटैच करेंगे और प्रीवियस के नेक्स्ट पे चला जाएगा और जो 10 है अपने नेक्स्ट एलिमेंट यानी कि 11 को यहाँ पे इंसर्ट कर देगा। अब इन तीनों में सबसे छोटा एलिमेंट 11 है, तो 11 बाहर निकलता है, प्रीवियस के नेक्स्ट में जाकर 11 अटैच हो जाएगा और उसका नेक्स्ट एलिमेंट 17 हम यहाँ पे जाके इंसर्ट कर देंगे। अब इन तीनों में सबसे छोटा एलिमेंट है 11, तो 11 यहाँ पर आया, प्रीवियस अपने नेक्स्ट पे चला जाएगा और 11 का नेक्स्ट एलिमेंट 13। अब इन तीनों में सबसे छोटा एलिमेंट है 12, तो अब देखना ध्यान से क्या होगा, जब यहाँ से 12 एलिमेंट निकलेगा तो प्रीवियस अपने नेक्स्ट पे तो चला जाएगा, पर जब मैं इसको इसके नेक्स्ट पे लेके जाऊंगा तो वो हो जाएगा नल। इस नल वाले एलिमेंट को यहाँ पे डालने की जरूरत हमें नहीं है एंड अगेन सेम रिपीट होगा। अब इन सब में सबसे छोटा एलिमेंट आता है मेरे पास 13, इन सब में सबसे छोटा एलिमेंट आया 13 को अपने बाहर निकाला, 13 को यहाँ पे अटैच करा, प्रीवियस इक्वल टू प्रीवियस का नेक्स्ट और हम उसका नेक्स्ट एलिमेंट 13 का नेक्स्ट यानी कि 18 को यहाँ पे इंसर्ट कर देंगे। अब इन दोनों में सबसे छोटा एलिमेंट है 17 यहाँ पे आता है और प्रीवियस अपने नेक्स्ट पे और 17 का नेक्स्ट कुछ है ही नहीं तो वो नल की तरफ पहुँच गया। अब एक ही एलिमेंट बचा है तो ये एलिमेंट निकलेगा 18, फिर प्रीवियस इक्वल टू
प्रीवियस का नेक्स्ट, और फाइनली 18 का नेक्स्ट है नल, तो प्रायोरिटी की हो जाती है हमारी खाली। अब मैं यहाँ पे ऐसा कह सकता हूँ कि मैंने सारे एलिमेंट्स को एक सॉर्टेड लिस्ट के अंदर कन्वर्ट कर दिया, यानी सारे सॉर्टेड लिस्ट को मैंने मर्ज करके एक सॉर्टेड लिस्ट बना दिया। अब ये तरीका जो था इसके अंदर मैंने आपको किस टाइप का पिक्चर दिखाया, मैंने ऐसा करा कि मैंने आपको लिस्ट भी दिखाई एरे के अंदर, और उसी एरे के अंदर उस एरे का मतलब मतलब ये कुछ ऐसा डिपेंड हो रहा है कि यहाँ पे एलिमेंट यहाँ पर भी और यहाँ पर एक्चुअल में ऐसा हो नहीं रहा, एलिमेंट यहाँ पर है नहीं। देखते हैं किस तरीके से कन्वर्जन हुआ है। इसी चीज़ को मैं एक बार दोबारा ड्राई रन कर रहा हूँ, अब देखेंगे कैसे वर्क कर रहा है ये। तो यहाँ पर अब की बार मैं पॉइंटर्स के टर्म्स में बात करता हूँ, ठीक, क्योंकि मैं तो एड्रेस डालना चाहता था। मान लो ये C1 पॉइंटर ये रहा, ये C2 पॉइंटर है, ये C3 पॉइंटर है। मैंने प्रायोरिटी क्यू में एक्चुअल में क्या डाले हैं, इनके एड्रेसेस डाले हैं, यानी कि मैंने पॉइंटर्स डाले हैं C1 C2 C3। अब यहाँ पर क्या होगा, इन तीनों में सबसे छोटा एलिमेंट कौन है, इन तीनों में, और एक डमी नोड मैंने यहाँ पे बना रखा है जैसे -1 रखा हुआ है, तो इन तीनों में सबसे छोटा नोड कौन सा है, -1 वाला। तो C3 वाला पॉइंटर क्या करेगा, अपने C3 वाला पॉइंटर ही करेगा जो डमी नोड है, जिसको हम प्रीवियस कह रहे हैं, प्रीवियस के नेक्स्ट में C3 को अटैच कर देगा और C3 को आगे मूव करा देगा। तो C3 वाला पॉइंटर आगे की ओर मूव कर जाएगा, तो यहाँ से रिमूव हुआ ये, रिमूव होने के बाद मैंने इसको दोबारा इंसर्ट करा, तो जब मैंने C3 को दोबारा इंसर्ट करा तो मैंने एक्चुअल में 0 इंसर्ट करा, और प्रीवियस के नेक्स्ट में हमने क्या अटैच कर दिया, -1 को अटैच कर दिया, ठीक है। तो प्रीवियस के नेक्स्ट में मेरा -1 अटैच हो चुका है। उसके बाद C3 यहाँ पर आगे चला जाएगा और प्रीवियस हो जाएगा इस पॉइंट पर। अब C1 C2 C3 एक है 10 0 0, इन तीनों में सबसे छोटा कौन है, 0 वाला एलिमेंट। तो अब क्या होगा, अब यहाँ से निकलेगा C3 वाला एलिमेंट, दोबारा निकलता है C3 वाला एलिमेंट, और प्रीवियस के नेक्स्ट में हम किसको अटैच कर देते हैं, C3 को अटैच कर देते हैं। C3 वाला पॉइंटर अब आगे चला जाता है, C3 वाला पॉइंटर आगे जाएगा और C3 को दोबारा इंसर्ट कर देंगे। अब C1 C2 C3 में सबसे छोटा एलिमेंट कौन है, C2 वाला। तो अब होगा ये, प्रीवियस के नेक्स्ट में C2 को अटैच करेंगे, यहाँ से C2 निकलेगा, C2 अपने नेक्स्ट नोड पर चला जाएगा और C2 को दोबारा इंसर्ट कर देंगे। C1 C2 C3 में सबसे छोटा नोड कौन सा है, C2। तो C2 दोबारा से निकला इसमें से, और प्रीवियस वाला जो पॉइंटर था वो था यहाँ पर। अब प्रीवियस के नेक्स्ट में हमने C2 को अटैच कर दिया, C2 चला जाएगा आगे की ओर और प्रीवियस चला जाएगा आगे की ओर। अब C1 C2 C3, अब इन तीनों में सबसे छोटा कौन है, अगेन C2 है, तो यहाँ पे C2 पहले डल चुका था, अब दोबारा से C2 निकला और प्रीवियस के नेक्स्ट में, यानी कि प्रीवियस के नेक्स्ट में हमने किसको अटैच कर दिया, C2 को अटैच कर दिया, और C2 अब आगे की ओर चला जाएगा, प्रीवियस भी आगे की ओर चला जाएगा। अब C1 C2 C3 इन तीनों में सबसे छोटा कौन है, अब इन तीनों में सबसे छोटा है C2। अच्छा, C2 हम डाल चुके थे प्रायोरिटी के अंदर, अब C2 इससे बाहर दोबारा निकलता है और प्रीवियस के नेक्स्ट में हम C2 को अटैच करते हैं, C2 वाला पॉइंटर फिर आगे चला जाता है, प्रीवियस वाला पॉइंटर फिर आगे चला जाता है। अब देखो C1 C2 C3, C1 की वैल्यू 10, C2 की वैल्यू 11 और C3 की वैल्यू है 2, इन तीनों में सबसे छोटा कौन सा एलिमेंट आया, C3। तो अब क्या होगा, प्रीवियस के नेक्स्ट में ये वाला पॉइंटर यहाँ से जाएगा, इसके नेक्स्ट में हम C2 को अटैच करेंगे और C3 वाला पॉइंटर अपने नेक्स्ट पे चला जाएगा, C3 यहाँ से निकल चुका था, C3 वाला पॉइंटर अपने नेक्स्ट पे चला जाएगा और प्रीवियस इस पॉइंटर के सहारे इधर आ जाएगा। अब इन तीनों में सबसे छोटा कौन है, C1 C2 C3, इसके अंदर सबसे छोटा है C1। तो अब क्या होगा, C3 तो हमने डाल दिया, अब यहाँ से C1 निकलता है, तो यहाँ पर मुझे इसको इससे कनेक्ट करना है। तो मैं कनेक्शन आपको ना कुछ ऐसे दिखा रहा हूँ, ये पॉइंटर गया और ये इसको पॉइंट करेगा, ठीक है। कनेक्शन कुछ इस तरीके से दिखाया कि ये इसके ऊपर से गया पॉइंटर, ओके। एंड C1 क्या होगा, अपने नेक्स्ट पे मूव कर चुका होगा। अब C1 C2 C3 में सबसे छोटा कौन सा है, C1 C2 C3 के अंदर सबसे छोटा है C2 वाला एलिमेंट, या C1 वाला एलिमेंट ले लेते हैं, कोई भी निकल सकता है बाहर। और प्रीवियस वाला पॉइंटर इस समय यहाँ पर था। अब क्या होगा, प्रीवियस के नेक्स्ट में हम C1 को अटैच करेंगे, C1 चला जाएगा आगे की ओर और प्रीवियस चला जाएगा आगे की ओर।
अब C1 C2 C3 में सबसे छोटा कौन है? C2 वाला एलिमेंट, तो C2 को यहाँ से निकालेंगे एंड प्रीवियस के नेक्स्ट पे हम C2 को जाके अटैच कर देंगे और C2 को ले जाएंगे आगे की ओर। तो पहले प्रीवियस के नेक्स्ट में C2 को अटैच करा जाएगा, तो पहले प्रीवियस के नेक्स्ट में इसको अटैच करा, प्रीवियस इस तरफ की ओर आएगा एंड C2 इस तरफ की ओर आएगा। अब C2 दोबारा डाल दिया हमने। अब C1 C2 C3 में सबसे छोटा कौन सा है? C3। तो अब यहाँ पर प्रीवियस के नेक्स्ट में C3 को अटैच करा, C3 चला गया आगे की ओर, C3 चला जाएगा आगे की ओर एंड वहां पे लिस्ट हो जाती है हमारी खत्म। ओके, और प्रीवियस आ गया 12 के पास। अब यहाँ पर क्या हो रहा है? C1 और C2 इन दोनों के बीच में कंपैरिजन हो रहा है और ये लिंक अब नहीं रहा है। C1 और C2 के बीच में कंपैरिजन हुआ, तो प्रीवियस का नेक्स्ट में अब किसको अटैच करेंगे? हम C3 को अटैच करेंगे। तो ये मैं आपको किसी और तरीके से दिखा रहा हूँ, ये इससे जाके अटैच हो गया और C1 पॉइंटर आ गया इस तरफ और प्रीवियस वाला पॉइंटर चला गया इधर। अब C1 और C2 में सबसे छोटा कौन सा है? C2 वाला पॉइंटर, तो होगा ये। अब प्रीवियस आकर पॉइंट करेगा इसे और ये प्रीवियस वाला जो पॉइंटर है ये चला जाएगा इस जगह पर। ऑफ कोर्स यहाँ से C2 निकल चुका था और C2 आया आगे। अब क्योंकि C2 नल है तो दोबारा नहीं डालेंगे। अब C1 और ये पॉइंटर टूट चुका है। C1 और अब C1 ही बचा है तो C1 यहाँ से बाहर निकलता है एंड प्रीवियस के नेक्स्ट में किसको अटैच कर देते हैं? 18 को अटैच कर देते हैं एंड फाइनली लिस्ट होगी हमारी कंप्लीट। अब जरा देखो, ये जो लिंक जो अजीब सा आपको लिंक दिख रहा है, ये पिछले डायग्राम के अंदर काफ़ी लीनियर सा लिंक था, मतलब काफ़ी लीनियर सा दिख रहा था। यहाँ पर मैसी कैसे हो गया? क्योंकि हमने सेम एरे के अंदर कन्वर्जन करा है। मैं आपको ये दिखाना चाहता था मैं सेम नोट्स के अंदर ही कन्वर्जन कर रहा हूँ। अब जरा उसको रीड करो डमी के नेक्स्ट से। 1 0 0 0 0 1 2, 2 के बाद डायरेक्ट 10, फिर 11, फिर 11, फिर 11 से गए 12, 12 से गए 13, 13 से 17, 17 से 18 एंड फाइनली नल को अचीव कर गए। आपको लास्ट में ये भी करना चाहिए कि जो नोट्स है ना, ये जो पॉइंट कर रहे हैं, इनको आप चाहो तो नल कर सकते हो, क्योंकि अब इनके रहने का कोई मतलब नहीं रहा, हमें इन्हें नल कर देना चाहिए। हम चाहे तो इन्हें नल भी कर सकते हैं। आप लास्ट में इनको नल कर दो, क्योंकि मुझे तो एक सॉर्टेड इंक्रीज देनी थी। अब मैं उस एरे को तो मैं चेंज कर चुका हूँ, मैंने न्यू नोट्स तो क्रिएट नहीं करे ना, मैंने तो पुराने नोट्स को ही चेंज करा। तो आप चाहो तो उस एरे को लास्ट में जाकर नल भी कर सकते हो, कंपलसरी नहीं है। पर ये हमारी लिस्ट एक तरीके से क्या होगी, अरेंज हो गई। अब हम यहाँ पे कर क्या रहे थे? हम पॉइंटर्स डाल रहे थे बेसिकली। मुझे अपने पॉइंटर्स को कंपेयर करने का तरीका भी तो बताना पड़ेगा। तो अगर मैं मान लेता हूँ कि अगर ये प्रायोरिटी को कंपेयर करने का तरीका जानता है, अभी के लिए नहीं सोच रहे कैसे कंपेयर करेंगे, मैं मान के चल रहा हूँ प्रायोरिटी को कंपेयर करने का तरीका जानता है, तो मुझे क्या करना है? मुझे सारे नोट्स को उठाकर, स्टार्टिंग के सारे नोट्स को उठाकर जो भी लिस्ट्स के अंदर थे उसको प्रायोरिटी क्यू के अंदर ऐड कर देना है। ऐड करने से पहले एक चेक लगाना पड़ेगा कि भाई जिस चीज़ को भी ऐड करा जा रहा है ना, वो चीज़ क्या नहीं होनी चाहिए? नल नहीं होनी चाहिए। अगर वो नॉट इक्वल टू नल है तभी उसको ऐड करेंगे, अगर वो नल है तो उसे ऐड नहीं करेंगे। फिर अगला काम क्या है? जब तक प्रायोरिटी क्यू खाली नहीं होती, जब तक प्रायोरिटी क्यू का साइज 0 नहीं होता, तब तक आप क्या करो? एलिमेंट्स को निकालो और अपने डमी नोड के नेक्स्ट में लगाते चले जाओ। तो यहाँ पे एक डमी नोड बना लेते हैं, लिस्ट नोड डमी इक्वल टू न्यू लिस्ट नोड -1 और लिस्ट नोड प्रीवियस इक्वल टू डमी। तो हमने यहाँ पे क्या करा? लिस्ट नोड प्रीवियस इक्वल टू डमी कर लिया एंड डमी बना दिया एक नोड। हेड कौन होगा हमारा इसके अंदर? रिटर्न डमी का नेक्स्ट। अब वाइल लूप के अंदर हम क्या करेंगे? वाइल लूप के अंदर हमारा सबसे पहला काम होगा कि आप नोड को निकालो। ये हो गया आपका नोड, जो कि हो जाएगा pq डॉट रिमूव। तो हमने नोड को प्रायोरिटी क्यू में से निकाला। अब प्रीवियस का जो नेक्स्ट है, हर बार किसे पॉइंट कर रहा था? नोड को पॉइंट कर रहा था और प्रीवियस चला जाता था प्रीवियस के नेक्स्ट पे, नोड भी जाता था नोड के नेक्स्ट पे। जो आपका नोड था उस नोड को नोड के नेक्स्ट पे करो और नोड के नेक्स्ट पे करने के बाद उसे प्रायोरिटी क्यू में इंसर्ट भी कर दो। प्रायोरिटी क्यू में इंसर्ट करने से पहले एक चीज चेक करेंगे, कहीं नोड नेक्स्ट करने की वजह से नल तो नहीं हो गया। अगर नल नहीं हुआ है, अगर नल नहीं हुआ है तो ही उसको प्रायोरिटी क्यू के अंदर ऐड करना।
तो हम यहाँ पे यही तो काम कर रहे हैं। मैंने यहाँ पे क्या रखे पॉइंटर्स, पहले मैंने C1 C2 C3 जितने भी पॉइंटर्स है सबको प्रायोरिटी क्यू में डाला, उसमें से एक पॉइंटर बाहर निकाला और प्रीवियस के नेक्स्ट में उस पॉइंटर को अटैच करवाया, प्रीवियस को प्रीवियस के नेक्स्ट पे किया और पॉइंटर को पॉइंटर के नेक्स्ट पे किया। अब पॉइंटर मैं प्रायोरिटी क्यू में दोबारा तभी डालूंगा जब वो क्या होगा, नॉट एक नॉन नल वैल्यू होगी, तभी उसको डालेंगे। ये हमारा कोड तो कंप्लीट हो चुका है, पर ये भी ये नहीं जानता कि किस तरीके से लिस्ट नोड पे कंपेयर किया जाए। तो इसको ना मैं बहुत ही ईजी तरीके से करता हूँ। मैं लैम्डा फंक्शन में दो वेरिएबल, देखो अगर आप कभी कंपैरिजन करना चाहते हो तो कंपैरिजन करने के लिए आपको मिनिमम कितने लोगों की रिक्वायरमेंट है, दो लोगों की। अभी के लिए भूल जाओ ये प्रायोरिटी क्यों है, आप ये सोचो कि मुझे सिर्फ दो लोग चाहिए कंपेयर करने के लिए और मुझे इनके बीच में कंपेयर करना है कौन सा छोटा है कौन सा बड़ा है। ठीक, प्रायोरिटी क्यू खुद देख लेगा कि बड़े लोगों के साथ क्या करना है, छोटे लोगों के साथ क्या करना है। ये प्रायोरिटी क्यू की सिरदर्दी है, हमारी नहीं। हमारा काम क्या है, हमारा काम है दो लोग मुझे मिले इनके बीच में कंपैरिजन करके बताना। तो कंपैरिजन कैसे किया जाता है, मैं बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट याद रखता हूँ। इसको मैं कहता हूँ दिस और इसको मैं कहता हूँ अदर। मैं हमेशा दिस वाले एलिमेंट को अदर के साथ कंपेयर करता हूँ, यानी दिस अदर के रिस्पेक्ट में कहाँ पे स्टैंड करता है। क्या दिस अदर के रिस्पेक्ट में छोटी वैल्यू है, या दिस अदर के रिस्पेक्ट में बड़ी वैल्यू है, या दिस अदर के रिस्पेक्ट में इक्वल वैल्यू है। तो अब ये जो प्रायोरिटी क्यू है ना, ये वैल्यू लेता है, ये वैल्यू तीन चीज़ों में डिसाइड करता है, नेगेटिव, पॉजिटिव और जीरो। पॉजिटिव का मतलब है दिस बड़ी वैल्यू है अदर के रिस्पेक्ट में, नेगेटिव का मतलब है दिस छोटी वैल्यू है अदर के रिस्पेक्ट में, जीरो का मतलब है दिस और अदर दोनों सेम है। तो अगर आपको ना डिफॉल्ट बिहेवियर चाहिए, अगर आप चाहते हो कि आपको डिफॉल्ट बिहेवियर मिले, ये हो गया हमारा लैम्डा फंक्शन, इसको कहते हैं लैम्डा फंक्शन। मेरे सामने दो लोग आए ए कॉमा बी, ये दो लोग कंपेयर करने के लिए आए थे मेरे पास। ये एरो का साइन लगा के मैंने एक लैम्डा फंक्शन को कॉल किया और ये ब्रैकेट जो लगाया है ये बता रहा है इस फंक्शन की बॉडी, इस लैम्डा फंक्शन की बॉडी। अब यहाँ पे कंपैरिजन कैसे करता हूँ मैं, जब भी मुझे डिफॉल्ट बिहेवियर चाहिए होता है, जैसे कि प्रायोरिटी क्यू का डिफॉल्ट बिहेवियर है मिन प्रायोरिटी क्यू, अगर मुझे मिन प्रायोरिटी क्यू ही चाहिए ऑन द बेसिस ऑफ सम वैल्यू, तो मैं क्या करूँगा, दिस माइनस अदर। और अगर मुझे डिफॉल्ट का रिवर्स बिहेवियर चाहिए तो मैं करूँगा अदर माइनस दिस। अब इसके डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है, इसके डेप्थ में जाओगे तो आपको बहुत सारे वैल्यू कंपेयर करने पड़ेंगे, नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, फिर नेगेटिव नेगेटिव, इस तरीके से बहुत सारे कंपैरिजन, फिर नेगेटिव में छोटी वैल्यू पॉजिटिव में बड़ी वैल्यू, या फिर नेगेटिव में छोटी और दूसरे नेगेटिव में भी उससे भी छोटी वैल्यू। ऐसे बहुत सारे कंपैरिजन आपको बनाने पड़ेंगे। तो बहुत सारे कंपैरिजन बनाने से अच्छा उसमें बहुत टाइम लगता है और समझ में भी नहीं आता, क्योंकि वहाँ पे बीच में एक स्टेट पर कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाती है। तो इसका मैंने बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट बनाया, क्योंकि जब भी मैं प्रायोरिटी को लिखा करता था अपनी, तो वहाँ पर दिस माइनस अदर के कॉन्सेप्ट से ही मैं यूज़ किया करता था। मैं खुद को कंपेयर करता था अदर के रिस्पेक्ट में। जब मैं खुद को कंपेयर करूंगा अदर के रिस्पेक्ट में, तो मैं नेगेटिव पॉजिटिव के हिसाब से बात करता हूँ कि अगर मान लो मेरी वैल्यू आती है पॉजिटिव, तो मतलब मैं हूँ एक बड़ा पर्सन, मेरी प्रायोरिटी है बहुत ज़्यादा, मतलब मेरी पॉजिटिव वैल्यू आई है ना, तो मतलब इंटीजर में अगर मेरी पॉजिटिव वैल्यू आ रही है तो मैं अदर के रिस्पेक्ट में बड़ी वैल्यू हूँ। तो प्रायोरिटी भी क्या करेगा, मुझे उठा के नीचे कर देगा और अदर वाले एलिमेंट को टॉप पे ले जाने की कोशिश करेगा। और अगर मान लो मेरी नेगेटिव वैल्यू आती है तो क्या करेगा कि भाई दिस एक छोटी वैल्यू हो गई अदर के रिस्पेक्ट में, तो दिस को उठाकर वो टॉप पे ले जाने की कोशिश करेगा। तो मुझे हमेशा दिस माइनस अदर के रिस्पेक्ट में ही चीज़ों को लिखना होता है। दिस है यहाँ पर ए। अब ए क्या है एक्चुअल में, लिस्ट नोड। दो वेरिएबल आए थे ना, तो ए एक्चुअल में लिस्ट नोड होता है, क्योंकि मैंने इसमें लिस्ट नोड की प्रायोरिटी को बनाई है। तो ए डॉट वैल माइनस में बी डॉट वैल, इनके वैल्यू के रिस्पेक्ट में कंपेयर कर लो। ये मैंने एक्चुअल में क्या लिखा, दिस माइनस अदर फॉर डिफॉल्ट बिहेवियर। अगर आपको डिफॉल्ट बिहेवियर चाहिए तो आप ये लिखोगे दिस माइनस अदर। और अगर मान लो आपको चाहिए रिवर्स ऑफ डिफॉल्ट बिहेवियर, तो आप लिखोगे बी माइनस ए, बी डॉट वैल में से ए को माइनस कर दो। तो एक्चुअल मैंने क्या करा, मैंने यहाँ पर अदर माइनस दिस किया, ये हो जाएगा फॉर रिवर्स ऑफ डिफॉल्ट बिहेवियर। अगर आपको डिफॉल्ट बिहेवियर का रिवर्स चाहिए, मतलब कि अगर ये मेन प्रायोरिटी क्यू थी तो मैं इसको क्या कर रहा हूँ, मैक्स प्रायोरिटी को मैं कन्वर्ट कर रहा हूँ। डिफॉल्ट बिहेवियर है तो मेरे प्रायोरिटी का डिफॉल्ट क्या है, यहाँ पर इसका डिफॉल्ट बिहेवियर क्या है। अगर मैं यहाँ पे डिफॉल्ट बिहेवियर की बात करूँ, डिफॉल्ट बिहेवियर होता है इसका मेन प्रायोरिटी को, ये इसका डिफॉल्ट बिहेवियर हो गया। तो इस तरीके से प्रायोरिटी को डिफाइन करेंगे। ओके,
अब एक बार जरा इसको रन करके देखते हैं ताकि हमें पता लग जाए कोई सिंथेटिकल एरर है या नहीं, और सबमिट करके भी देख लेते हैं। एंड देन इसके टाइम और स्पेस की बात कर लेंगे। तो क्वेश्चन तो हमारा हो रहा है पास। अब देखो, ये जो कंपैरिजन मैंने यहाँ पे लिखा है, ये O1 का कंपैरिजन होता है, बिकॉज मैं दिस माइनस अदर एक नेगेटिव भी तो कर रहा हूँ यहाँ पर, तो ये कंपैरिजन तो होता है O1 का। पर प्रायोरिटी क्यू अपने आप को मेंटेन रखने के लिए इसका हर एक एडिशन डिलीशन कितने का हो गया, लॉग एन का ऑपरेशन हो जाता है। तो यहाँ पे मैंने प्रायोरिटी क्यू में इनिशियली कितने लोग डाले, प्रायोरिटी क्यू में इनिशियली मैंने लोग डाल दिए थे यहाँ पर के एलिमेंट्स डाल दिए थे। तो प्रायोरिटी क्यू में के एलिमेंट्स को डालने की जो कॉस्ट होती है वो होती है के लॉग के। ये काम हम चाहें तो ओ ऑफ के में भी कर सकते हैं, अगर हम खुद की प्रायोरिटी क्यू बनाएं। अगर खुद की प्रायोरिटी क्यू बनाएंगे तो ये काम हम ओ ऑफ के में कर पाएंगे, पर मैं इसको के लॉग के में कर रहा हूँ क्योंकि मैं बनी बनाई प्रायोरिटी क्यू का इस्तेमाल करता हूँ। तो ये के लॉग के का ऑपरेशन हो गया। इसके बाद ये लूप कितना चलेगा, ये वाइल लूप के अंदर हर बार एलिमेंट्स आते रहते हैं। ये प्रायोरिटी कब तक चलता रहता है, एन एलिमेंट्स तक चलेगा ये लूप। क्योंकि जब मैं एक एलिमेंट निकालता हूँ मैं अगला डाल देता हूँ, फिर एक एलिमेंट निकालता हूँ फिर अगला डाल देता हूँ। इवेंचुअली लूप कितना चलता है, जितने इसके अंदर नोड्स थे। तो टोटल कितने नोड्स थे इसके अंदर, के एन नोड्स थे, इसके अंदर के एन नोड्स थे। अब आप इसके अंदर रिमूव भी कर रहे हो और ऐड भी कर रहे हो। ये दोनों ऑपरेशन कितने का हो जाता है, ये दोनों ऑपरेशन हो जाता है, एक हो जाता है हमारा लॉग ऑफ के का ऑपरेशन, और अगला ऑपरेशन भी हो जाता है लॉग ऑफ के का ऑपरेशन। तो टोटल 2 लॉग के ऑपरेशन हो गया। तो इसकी कॉम्प्लेक्सिटी कितनी हो गई, के एन ऑफ लॉग 2 ऑफ के, प्लस में यहाँ पे मैंने कुछ काम किया था जो कि था मेरा के लॉग के का ऑपरेशन। तो ये इसकी ओवरऑल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाती है। तो अगर हम बिगो में बात करें, बिगो के एक्सपेक्ट में सोचूं, तो मैं इसको बोलूँगा के एन लॉग 2 ऑफ के, ये इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो गई। और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कितनी होगी, इसके अंदर मैंने एटमस कितने एलिमेंट्स रखे हैं प्रायोरिटी क्यू में, वर्स्ट केस सिनेरियो में मैंने ओ ऑफ के एलिमेंट्स रखे हैं। तो ये इसका टाइम हो गया। और स्पेस की बात करें तो इसका हो जाता है ओ ऑफ के एलिमेंट्स रखे गए हैं। ये इसका टाइम और स्पेस है। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। इस वीडियो से अगर आपको कुछ भी सीखने को मिला है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना, जितना हो सके शेयर करो। कोई डाउट है तो कमेंट कर दो, और चैनल पे पहली बार आ रहे हो तो सब्सक्राइब करके जाना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।